Hello students, in this video I Abhay Kumar going to discuss a very important topic, Boltzmann entropy relation along with assumptions or postulates of statistical mechanics. In statistical physics for BSc Part 3 Physics Honors Courses in लेक्चर नंबर 1। इस वीडियो में हम लोग बीएससी पार्ट 3 फिजिक्स ऑनर्स कोर्सेस के लिए स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बोल्ट्जमान एंट्रोपी रिलेशन, तथा इसके साथ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एजम्पशंस और पोस्टुलेट्स को भी डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एजम्पशंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स इज बेस्ड ऑन सम important assumptions or postulates, which are number 1, any gas may be supposed to be composed of molecules that are in motion and behave like very small elastic spheres। किसी भी गैस को बहुत से मॉलिक्यूल से कंस्टिट्यूटेड माना जा सकता है, बहुत से मॉलिक्यूल्स से बना माना जा सकता है जो मोशन में होते हैं, तथा प्रत्येक गैस मॉलिक्यूल बहुत ही छोटे इलास्टिक स्फेयर्स, प्रत्यास्थ गोले के समान व्यवहार करता है। नाउ एजम्पशन नंबर 2, ऑल द सेल्स ऑफ ए सिस्टम in the phase space are of equal size। फेज स्पेस में, जो कि 6 डायमेंशनल स्पेस है, 3 पोजीशन एंड 3 मोमेंटम, तो फेज स्पेस में किसी सिस्टम के जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जिसको सेल्स कहा जाता है, तो फेज स्पेस के जितने भी सेल्स हैं उसमें उनका साइज इक्वल होता है। ऑल द सेल्स इन द फेज स्पेस ऑफ ए सिस्टम आर ऑफ इक्वल साइज। तो फेज स्पेस में किसी सिस्टम के ऑल सेल्स का, सभी सेल्स का, सिस्टम के बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स का, जिसे सेल्स कहा जाता है, उसका साइज इक्वल होता है। नाउ थर्ड एजम्पशन इज ऑल माइक्रोस्टेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉसिबल मैक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। जितने भी माइक्रोस्टेट्स हैं, माइक्रो माने, माइक्रो का अर्थ हुआ बहुत ही छोटा, और मैक्रो का मतलब हुआ लार्ज। तो एक लार्ज माइक्रोस्टेट में, किसी भी माइक्रोस्टेट में बहुत सारे माइक्रोस्टेट्स हो सकते हैं। तो ऑल माइक्रोस्टेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। इक्वली प्रोबेबल माने उनकी प्रायिकता, मतलब जितने भी माइक्रोस्टेट्स हैं उनकी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जितने भी माइक्रोस्टेट्स के अंदर जो भी संभावित माइक्रोस्टेट्स हैं, मैक्रोस्टेट्स, तो उनके अंदर जितने भी माइक्रोस्टेट्स हैं, सभी संभावित माइक्रोस्टेट्स के संगत सभी माइक्रोस्टेट्स का प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है। दैट मीन्स ऑल माइक्रोस्टेट्स corresponding to macrostates are equally probable। Now fourth assumption of statistical mechanics is the total number of molecules in all cells of a system is constant। किसी सिस्टम में जितने भी, किसी सिस्टम के सभी सेल्स के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो यदि किसी सिस्टम के में अगर n सेल्स हैं
तो जिसे हम n1 स्मॉल n1 n2 n3 n3 से अगर डिनोट करें तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑल सेल्स इज कांस्टेंट, देयरफॉर वी कैन राइट total number of molecules capital N is equal to n1 small n1 is the number of molecules in cell 1, n2 is the number of molecules in cell 2, n3 is the number of molecules in cell 3 and so on. n4 are the number of molecules in cell 4 and so on. So total number of molecules in all cells in a system, that is capital N is equal to a small n1 plus n2 plus n3 plus so on is equal to constant. Fifth assumption is the total energy in all cells of a system is constant. टोटल एनर्जी किसी सिस्टम के सभी सेल्स, ऑल सेल्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। यदि किसी सिस्टम के ऑल सेल्स में फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 है और उस सेल की एनर्जी E1 है, फिर सेकेंड सेल में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 है और उस सेकेंड सेल की एनर्जी E2 है, फिर थर्ड सेल, सिस्टम का थर्ड सेल में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N3 है एंड एनर्जी E3 है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैपिटल E इज इक्वल टू E1 N1 प्लस E2 N2 प्लस E3 N3 एंड प्लस सो ऑन, ऐसे भी आगे होगा। E4 N4 फोर्थ सेल में, फिफ्थ सेल में E5 N5 और that is equal to constant. And number 6, the equilibrium state of a gas, equilibrium means rest position को equilibrium कहा जाता है। The equilibrium state of a gas corresponds to the microstates of maximum probability. तो किसी गैस का जो इक्विलिब्रियम स्टेट होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ऑन विच स्टैटिस्टिकल फिजिक्स इज बेस्ड। Now we have to derive a very important relation, which is Boltzmann entropy relation, that is S equals to K log omega. Boltzmann entropy relation gives the relation between entropy of a system and its thermodynamic probability. To derive Boltzmann entropy relation, suppose S be the entropy and omega is the thermodynamic probability of a physical system in a definite state. So entropy of the system can be expressed as the function of thermodynamic probability as S equals to F stands for function of thermodynamic probability which is omega. तो इंट्रॉपी को लिखा जा सकता है S equals to function of, that is F, function of thermodynamic probability omega, S equals to F omega. Now suppose two systems capital A and capital B having entropy values S1 and S2 respectively, and omega 1 and omega 2 are the probabilities of both systems capital A and capital B respectively.
Then the entropy of the combined system or both systems is given by S equals to S1 plus S2. This is equation number 2. This is the entropy of the combined system. S equals to S1 plus S2. And also the probability of the composite system or combined system, omega equals to omega 1 multiplied by omega 2. So thermodynamic probability of the composite system is omega is equal to omega 1 and omega 2. This is equation number 3, where omega 1 is the thermodynamic probability of system A and omega 2 is the thermodynamic probability of another system B. omega 1 सिस्टम A का थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है एंड ओमेगा 2 सिस्टम B का थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है. तो ये ओमेगा क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपोजिट सिस्टम मीन्स कंबाइंड सिस्टम. राइट डाउन प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंबाइंड और कंपोजिट सिस्टम ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 1 multiplied by omega 2. Now entropy values of both systems A and B as the function of their thermodynamic probabilities omega 1 and omega 2 can be expressed as, दोनों सिस्टम्स A and B के इंट्रॉपी को उनके थर्मोडायनामिक इंट्रॉपी वैल्यूज को उनके थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटीज के टर्म में के फंक्शन के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. S1 इक्वल्स टू सिस्टम A का इंट्रॉपी S1 इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ओमेगा 1. ओमेगा 1 क्या है? थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम A है. तो सिस्टम A का इंट्रॉपी को वैल्यू को S1 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द फंक्शन ऑफ स्मॉल f ओमेगा 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड S2 इंट्रॉपी वैल्यू ऑफ सेकेंड सिस्टम इज द फंक्शन ऑफ f स्टैंड्स फॉर फंक्शन omega 2 is the thermodynamic probability of system B. अब इन दोनों को कंबाइन करके सिस्टम इक्वेशन 4 सपोज किया जाए, नहीं तो 4, 5 सपोज किया जा सकता था. दोनों को कंबाइन करके इक्वेशन नंबर 4. नाउ we can substitute equation 1, equation 3 and equation 4 in equation 2, which is entropy of the combined system S equals to S1 plus S2. So substituting 1, 3 and 4 in equation 2. Write down substituting equations 1, 3 and 4 in equation 2. We have equation 2 क्या है? Entropy of the combined system S equals to S1 plus S2. तो S को क्या लिखा जा सकता है? फंक्शन ऑफ thermodynamic probabilities of both systems A and B. We can write it as F equals to omega की जगह F equals to function of S equals to इक्वेशन 2 में रखना है. तो S equals to function of omega 1
दैट इज कंबाइंड सिस्टम का इंट्रोपी एस है, तो उसका थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या है, ओमेगा है। तो एस इक्वल्स टू हमने इक्वेशन 1 में लिखा था, एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा। तो एस की जगह लिखा जा सकता है एलएचएस में फंक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपोजिट सिस्टम, दैट इज एफ ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 1 into omega 2 in equation 3. तो omega 1 into omega 2 function of omega 1 into omega 2, and S1 can be written as function of thermodynamic probability omega 1 and plus S2 is the function of omega 2. Omega 2 is the thermodynamic probability of system B. So we can write in place of S2 as F omega 2, and this is equation number 5. Now differentiating equation 5 with respect to omega 1, keeping omega 2 constant. So write down differentiating equation 5 with respect to omega 1, keeping omega 2 constant. We have differentiation of function of omega 1 into omega 2 in LHS. We can write it as, अब डिफ्रेंसिएशन को हम लिखते हैं कैसे, डिफ्रेंसिएशन एफ ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 अपॉन डी ओमेगा 1, मतलब ओमेगा 1 के एस्पेक्ट में करना है। तो वी कैन राइट इट एज एफ डैश, इसे क्या लिख दिया जाए, एफ डैश फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन, एक बार डिफ्रेंसिएशन हो गया, एफ डैश ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इजकल टू डी ऑफ एफ ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 अपॉन डी ओमेगा 1। तो उसे लिखा गया, वी कैन एक्सप्रेस इट एज एफ डैश ओमेगा 1 एंड इंटू ओमेगा 2। और फिर ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 है, तो चूंकि हम ओमेगा 1 के एस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ओमेगा 1 के एस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ओमेगा 1 ओमेगा 2 का करेंगे ओमेगा 1 के एस्पेक्ट में, तो ओमेगा 2 यहाँ रहेगा और ओमेगा 1 का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा 1 के एस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 2 और फर्स्ट टर्म है क्योंकि ओमेगा 1 के एस्पेक्ट में करना है, तो एफ ओमेगा 1 का डिफ्रेंशिएशन फिर हो जाएगा डी ऑफ एफ ओमेगा 1 बाई डी ओमेगा 1, दैट इज, इसे क्या हम लिखेंगे, एफ डैश ओमेगा 1 और ओमेगा 2 चूँकि कांस्टेंट रखना है सेकेंड सिस्टम बी के थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी को, तो कांस्टेंट चीज़ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट तो वैरी करेगा नहीं, तो उसका डिफ्रेंशिएशन सेकेंड टर्म का 0 हो जाएगा, तो उसको छोड़ देंगे। तो दिस इज इक्वेशन नंबर अनदर इक्वेशन, सपोज इट एज विच इज ओमेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इजकल टू एफ डैश ओमेगा 1। एफ डैश इज द फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ना अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 5 but with respect to omega 2 and keeping omega 1 constant. So again differentiating equation 5 with respect to WRT with respect to omega 2 but keeping omega 1 constant. 5 को ही डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन अब करना है किसके एस्पेक्ट में, ओमेगा 2 के एस्पेक्ट में। तो एलएचएस में एफ फंक्शन ऑफ ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करना ओमेगा 2 के एस्पेक्ट में, तो पहले क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ डैश एलएचएस में एफ डैश ओमेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 2, और फिर ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 का जब करेंगे, अब किसके एस्पेक्ट में करना है, दोनों के प्रोडक्ट किसके एस्पेक्ट में करना है, तो इसमें ओमेगा 1 को कांस्टेंट रखना है, ओमेगा 2 के एस्पेक्ट में करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 का, चूँकि ओमेगा 1 को कांस्टेंट रखना है, ओमेगा 2 के एस्पेक्ट में करना है, तो कितना हो जाएगा इसका ओमेगा 1 ओमेगा 2 का, तो
ओमेगा 1 के ओमेगा 2 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर ओमेगा 1 हो जाएगा। ओमेगा 1 चूँकि कांस्टेंट रखना है और ओमेगा 2 का डी ओमेगा 2 बाई डी ओमेगा 2 दैट इज 1। और राइट हैंड साइड में हो जाएगा RHS में 2 टर्म है, एफ ओमेगा 1 प्लस एफ ओमेगा 2। तो इसमें ओमेगा 2 के रिस्पेक्ट में करना है, तो ओमेगा 1 कांस्टेंट है, तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, क्योंकि ओमेगा 1 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म का, क्योंकि ओमेगा 2 के रिस्पेक्ट में है, तो सेकेंड टर्म का क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एफ फंक्शन ऑफ ओमेगा 2 का ओमेगा 2 के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश, इसको एफ डैश से भी डिनोट किया जा सकता है, एफ डैश ओमेगा 2। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन 6 में इक्वेशन 7 से डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइडिंग इक्वेशन 6 बाई 7, देन वी कैन ऑब्टेन आफ्टर डिवाइडिंग 6 by dividing equation 6 by equation 7. Equation 6 is omega 2 multiplied by f dash function of under bracket omega 1 into omega 2 upon LHS of equation 7 is f omega 1 multiplied by f dash omega 1 multiplied by omega 2, and it is equal to f dash, RHS of equation 6 is f dash omega 1 and RHS of equation 7 is f dash omega 2. अब यहाँ f dash omega 1 into omega 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में प्रेजेंट है LHS में, ये दोनों कैंसिल हो गया, और ओमेगा 2 we get omega 2 by omega 1 equals to f dash omega 1 upon f dash omega 2, और we can write by using cross multiplication का यूज करके we can write, और omega 1 multiplied by f dash omega 1 equals to omega 2 multiplied by f dash omega 2, omega 2 multiplied by f dash omega 2। इसका मतलब है कि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ओमेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट डेरिवेटिव, जब एक बार डिफ्रेंसिएशन किए थे f डैश ओमेगा 1 माने f ओमेगा 1 का ओमेगा 1 के एस्पेक्ट में, तो f डैश ओमेगा 1 हो गया। तो it is clear that product of omega 1 multiplied by f dash omega 1 is equal to the product of omega 2 multiplied by f dash omega 2। इसका मतलब है कि अगर इन जनरल इसे लिखा जा सकता है, मतलब अगर ओमेगा 3 भी अगर थर्ड सिस्टम भी होता तो उसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा 3 होती और इंट्रोपी अगर H3 होती तो वहाँ लिखा जा सकता था, क्योंकि ओमेगा 1 एंड उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ओमेगा 1 इंटू एफ डैश ओमेगा 1 इजकल टू ओमेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश ओमेगा 2। तो थर्ड सिस्टम होता तो उसके लिए भी लिखा जा सकता था इक्वल्स टू, तो उसका भी थर्ड सिस्टम के लिए भी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा 3 और फंक्शन ऑफ ओमेगा 3 का डेरिवेटिव थर्मोडायनामिक थर्ड सिस्टम का थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा 3 के रिस्पेक्ट में एफ डैश ओमेगा 3 वह भी क्या होता, मतलब ओमेगा 3 एंड एफ डैश ओमेगा 3 दोनों का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होता, तो इक्वल्स टू ओमेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश ओमेगा 3। और इसी ढंग से आगे भी हम कर सकते हैं, इक्वल्स टू डॉट डॉट आगे भी ओमेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश ओमेगा 4। एंड इसका किसी भी सिस्टम के लिए थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव उसी फंक्शन, मतलब ओमेगा 1 के ही ओमेगा माने ओमेगा 1 या ओमेगा 2 या ओमेगा 3 के ही रेस्पेक्ट में, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा किसी भी सिस्टम के लिए थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी तथा उसका फंक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, का प्रोडक्ट क्या होगा किसी भी सिस्टम के लिए कांस्टेंट होगा। इजकल टू के लिख दिया जाए प्रोडक्ट डॉट डॉट करके सो ऑन के इजकल टू कांस्टेंट। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर
8 after 7. This is equation number 8. So we can obtain from equation 8 as we can equalize each term, that is omega 1 f dash omega 1 is equal to k. Again omega 2 multiplied by f dash omega 2 is also equal to k. Omega 3 multiplied by f dash omega 3 is also equal to k. तो किसी भी सिस्टम का थर्मोडायनामिक किसी भी टर्म को, मतलब इस इक्वेशन के किसी भी टर्म को, फर्स्ट टर्म को या जिसमें कि फर्स्ट सिस्टम का थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है और उसका प्रोडक्ट है थर्मोडायनामिक सिस्टम, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जो कि इंट्रोपी को हम एक्सप्रेस करते हैं फंक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी फर्स्ट सिस्टम का, तो उसका डेरिवेटिव है ओमेगा 1 के ही रेस्पेक्ट में। तो दोनों का प्रोडक्ट किसी भी सिस्टम के लिए कांस्टेंट है। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी और उसका डेरिवेटिव का उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में, उसी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। तो फर्स्ट टर्म को भी हम कांस्टेंट के इक्वल करेंगे, सेकेंड टर्म को भी करेंगे, थर्ड टर्म को भी कर सकते हैं। तो हमें रिलेशन मिल सकता है कितना। अब फर्स्ट टर्म को इक्वल करेंगे के से, तो हमको क्या मिल जाएगा, इन जनरल हम ऑब्टेन कर सकते हैं एफ डैश ओमेगा 1 इस इक्वेशन से, इक्वेशन 8 से, फ्रॉम इक्वेशन 8 we have f dash ओमेगा 1 इक्वल्स टू के अपॉन, इसको के से के इक्वल कर सकते हैं, ओमेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश ओमेगा 1 इजकल टू के। तो इससे हमें रिलेशन मिल सकता है एफ डैश ओमेगा 1 इजकल टू के अपॉन ओमेगा 1, के अपॉन ओमेगा 1, और फिर ऑब्टेन कर सकते हैं एफ डैश ओमेगा 2 इक्वल्स टू के अपॉन ओमेगा 2। और इसी ढंग से कर सकते हैं एफ डैश, जब ओमेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश ओमेगा 3 को इक्वेट करेंगे, इक्वल करेंगे के कांस्टेंट के इक्वल, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट है। तो वी कैन ऑब्टेन एफ डैश ओमेगा 3 इक्वल्स टू के अपॉन ओमेगा 3। तो इस ढंग से हम एफ डैश ओमेगा 1 का वैल्यू के अपॉन ओमेगा 1, एफ डैश ओमेगा 2 इक्वल टू के अपॉन ओमेगा 2, एफ डैश ओमेगा 3 का वैल्यू के अपॉन ओमेगा 3 ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसे इन तीनों को कंबाइन करके इक्वेशन नंबर 9 सपोज कर लिया जाए, इक्वेशन 9 सपोज किया जाए इसे। अब इसे इंटीग्रेट कर दिया जाए, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 9। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 9, इक्वेशंस 9, उसमें चूँकि 3 टर्म है, उसमें एफ डैश ओमेगा 1 है, एफ डैश ओमेगा 2 है, एफ डैश ओमेगा 3 है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशंस 9 इन ईच टर्म। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशंस 9 we have both sides, we have f dash omega 1 into d omega 1, मल्टीप्लाई करना होगा d ओमेगा से दोनों साइड में। इंटीग्रेटिंग f डैश ओमेगा 1 d ओमेगा 1 दोनों साइड में इक्वल टू के कांस्टेंट है, और फिर d ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड में इंटीग्रेशन फॉर्म में लाने के लिए, d ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1। तो इसका आ गया कितना, एफ डैश ओमेगा 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू केवल फंक्शन इटसेल्फ एफ ओमेगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनी फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ। सो एफ ओमेगा 1 इज इक्वल टू के डी ओमेगा 1 बाई ओमेगा 1 क्या होगा, लॉग डी एक्स बाई एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में है इंटीग्रेशन, लॉग एक्स लॉग ओमेगा 1 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी मान लिया जाए, या C1 माना जा सकता है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसका वैल्यू हम इनिशियल कंडीशन से ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसी ढंग से सिमिलरली जब इसके सेकेंड टर्म को, मतलब एफ डैश ओमेगा 2 इजकल टू के ओमेगा 2 को भी दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे, इक्वेशन 9 में ही यह भी टर्म है, तो फिर हमें एक और रिलेशन मिल जाएगा। एंड वी विल ऑब्टेन सिमिलरली एफ ओमेगा 2 इक्वल्स टू के लॉग ओमेगा 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, and this is both equations can be taken as supposed to be equation number 10. Now we have to obtain the value of integration constants C, which can be obtained
तो एट एब्सोल्यूट जीरो, सो इन जनरल, हम इसको पहले इन जनरल लिखा जा सकता है, इस रिलेशन को इन जनरल लिखा जा सकता है FW इजकल टू K log ओमेगा प्लस C। सो इन जनरल इक्वेशन 10 कैन बी रिटन एज, in general equation 10 can be written as, in general equations 10 can be written as, इसमें दो इक्वेशन है तो इक्वेशन 10 कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज FW F ओमेगा इक्वल्स टू K log ओमेगा प्लस C, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 11। तो इन जनरल इक्वेशन 10 में टू इक्वेशन है, F ओमेगा 1 इजकल टू K log ओमेगा 1 प्लस C और एंड F ओमेगा 2 इजकल टू K log ओमेगा 2 प्लस C, उसको C1 C2 भी माना जा सकता है। तो अब इस इन जनरल हम लिख सकते हैं, इन जनरल वी कैन राइट इक्वेशंस 10 एज F ओमेगा इक्वल्स टू K log ओमेगा प्लस C। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन कांस्टेंट C। सो फॉर suppose a thermodynamic system, for a thermodynamic system at absolute zero, omega is equal to 1 means 100% maximum probability है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 कब? एब्सोल्यूट जीरो पर। एब्सोल्यूट जीरो पर क्या होता है? मोलिकुलर मोशन गैस का मोलिकुल्स का जीरो हो जाता है, मतलब इक्विलिब्रियम में हो जाता है। तो वन ऑफ द एजम्पशंस ऑफ द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वी हैव already discussed in this very video. In the thermal equilibrium, गैस की जो थर्मोडायनामिक सिस्टम में सपोज किया जाए गैस थर्मोडायनामिक सिस्टम है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इक्विलिब्रियम में क्या होती है? मैक्सिमम होती है। सो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा इज इक्वल टू 1 फॉर ए थर्मोडायनामिक सिस्टम एट एब्सोल्यूट जीरो। So we can write for a thermodynamic system at absolute zero, for a thermodynamic system at absolute zero temperature which is 0 K, probability of the system is omega equals to 1, omega equals to 1 in that case, entropy S equals to 0, C is equal to, from equation 11 we get C equals to LHS S is equal to 0, K log 1 which is also 0, so C is equal to 0. Hence equation 11 reduces to equation 11, so equation 11 reduces to S equals to K log omega, which is the required relation, that is Boltzmann entropy relation. This is Boltzmann entropy relation. And this gives the relation between entropy S of a thermodynamic system and its thermodynamic probability ओमेगा। और यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे यूजुअली BSc पार्ट 3 ऑनर्स के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के पेपर्स में पूछे जाते हैं। नाउ दिस वीडियो इज कंक्लूडेड, यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें तथा
मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को भी अधिक से अधिक नंबर में सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा।